चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पावर। देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे कल कर भी लिया था। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो इसका मतलब क्या है कि एक कंडक्टर है, पहले हमने एक चीज की है कि जो कंडक्टर कौन से होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। जिनका रेजिस्टेंस लो होगा वो कंडक्टर होंगे और जिनका रेजिस्टेंस हाई होगा वो क्या होंगे, इंसुलेटर। ठीक है, तो हम एज ए कंडक्टर किसको यूज करेंगे, जिन सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। और जिनका रेजिस्टेंस लो होगा तो वोल्टेज भी क्या रहेगी, लो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर को लिखते हैं P से, वर्क डन को क्या करते हैं W और टाइम को क्या करते हैं T। फर्स्ट फॉर्मूला निकला, देखो हमने कैलकुलेट द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेट द पावर। पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूलाज को प्रूव करने। सबसे पहला मेरे पास आ गया फॉर्मूला, एक साइड लिखते रहते हैं कि P इज इक्वल टू W बाई T। ठीक है, और एक हमें पता है कि W हमारा किसके इक्वल होता है, W इक्वल होते हैं VI और T। ये तो ध्यान होगा, W किसके इक्वल होते हैं, VI T के। VI T के कहाँ इक्वल होते हैं, we have already studied that the work done W by the current I। देखो जब क्या होता है किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, करंट I इन टाइम T विद पोटेंशियल डिफरेंस V, उसी को क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो वही वर्क डन हुआ ना। एक कोई कंडक्टर है उसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो वो टाइम भी ले रहे हैं इन टाइम T विद पोटेंशियल डिफरेंस V। तो W किसके इक्वल होते हैं, VI। ठीक है, यही होगा। अब इस W की वैल्यू जो VIT है मैं इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ W, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन, मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T बाई T से T कैंसिल और मेरे पास क्या बचा, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई। क्लियर है, मेरे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आया, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I। ठीक है, अब यहां से आप चाहिए अपने ओम्स लॉ के अंदर। ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ कहते हैं कि R किसके अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R किसके इक्वल होते हैं, V बाई I के। मतलब क्या है कि जो R है, अगर R और I ऑलवेज क्या रहते हैं, एक दूसरे के इनवर्स में रहते हैं। देखिए इफ द वैल्यू ऑफ R, ओम्स लॉ में हमने किया भी है, इफ द वैल्यू ऑफ R गेट डबल, अगर हम वैल्यू ऑफ R को अगर हम डबल कर दे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो गया ना, 1/2 हो गया। अगर इसको 1/2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ और ट्वाइस, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट I एंड रेजिस्टेंस R बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अब मेरे पास ओम्स लॉ है R इज इक्वल टू V बाई I। तो I किसके इक्वल होगा, V बाई R के। I किसके इक्वल होगा, I इधर जा रहा है तो R इधर आ जाएगा। I किसके इक्वल होगा, V बाई R। और V किसके इक्वल, अगर हमें V की वैल्यू निकालनी है तो I इधर I डिवाइड में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई R। इन दोनों वैल्यू को समझ आई। I मैंने कैसे निकाला, I की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो I अगर इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो इधर R इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। और V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I मल्टीप्लाई R। ये जो I है इधर आके इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, दो वैल्यूज होगी। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास फॉर्मूला निकला P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I, यही निकला है ना। अब मैंने एक बार ही तो क्या किया, एक फॉर्मूले में V की वैल्यू डाल दी, तो डालो V की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ V, पुट द वैल्यू ऑफ V। तो क्या होगा,
V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R इंटू आई तो आई रहेगा ना, और V की जगह मैंने डाल दिया I मल्टीप्लाई R। तो क्या होगा, I और I मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। तीसरा फॉर्मूला ये निकलेगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर, यही होगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसमें पहले V की वैल्यू डाली है, ओम्स लॉ से जो निकाली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब मैं क्या करूंगा, I की वैल्यू डाल दूंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या होगा, I की वैल्यू डालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I, पुट द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू मैंने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाली है V बाई R। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई V बाई R। V और V मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, V स्क्वायर बाई में R। तो P किसके इक्वल निकला, V स्क्वायर बाई। यही फॉर्मूला हुए ना, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पावर। अब देखो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने की नीड क्यों हुई है, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी, हमें कैलकुलेट करना पड़ा फॉर्मूला। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपके पास R दे रखा है, पावर दे रखी है। आपके पास कोई सर्किट दे रखे है जिसमें R की वैल्यू मान लीजिए 10 ओम, पावर दे रखा है मान लीजिए 60 ओम। एग्जांपल लिया हमने, R दे रखी है 10 ओम और पावर दे रखी है 60 ओम। और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम दैट। हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट कि उस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्या होगा, मुझे पता है, अब मैंने ना यहां से मुझे पावर दे रखी है ना, तो मुझे ज्यादा किसी टेंशन में आना ही नहीं, मुझे डायरेक्ट उठाना है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि मुझे दो चीजें गिवन है। तो मैं क्या, कौन सा फॉर्मूला उठाऊंगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। P कितना है 60, R कितना है 10। R इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 60 बाई 10 इक्वल टू I स्क्वायर। तो क्या होगा 6, तो अंडर रूट 6 क्या निकल जाएगी, I की वैल्यू, अंडर रूट 6 की वैल्यू गिवन होगी, इतना एम्पियर निकल गया। और वैसे कभी भी 10th लेवल की बात करें तो बोर्ड कैलकुलेशन इजी देते हैं। वो अगर इसी न्यूमेरिकल की बात करें तो वो देता आपको 41। अगर यहाँ 40 होता तो 40 बाई 10 कितना निकलता, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो I की वैल्यू निकल जाती है 2 एम्पियर। करंट कितना फ्लो रहा उसमें, 2 एम्पियर। इसी तरीके से मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया होता, पावर निकालनी होती तो हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा होता, पावर निकालनी होती, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस और पावर दिया होता, करंट निकालना होता। तो इसीलिए ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं कि हमें इन फॉर्मूले की नीड क्यों होगी, क्योंकि सर्किट के अंदर तो आपके सारी वैल्यूज ही होंगी ना, बट वो आपको कौन कौन सी वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग 4 फॉर्मूला कैलकुलेट करके आप कोई भी फॉर्मूले वैल्यू को निकाल सकते हो। फर्स्ट क्या है, P इज इक्वल टू W बाई टी। सेकेंड क्या है, P इक्वल टू V मल्टीप्लाई I। थर्ड क्या है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एंड फोर्थ क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये है डिफरेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कर लोगे ना। अब ना इलेक्ट्रिक पावर के बाद एक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उससे पहले एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। देखिए हमें पता है 9th में चैप्टर में पढ़े वर्क पावर एनर्जी, हमने वहां पढ़ा कि वर्क और एनर्जी इक्वल होती है ना, W इक्वल लेते हैं हम E है ना। अब हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, पहले वो देखो, हमने निकाला टॉपिक तो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें पता है इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। वर्क डन कि टोटल कितना वर्क डन हो रहा है बाय में टाइम टेकन, यही होगा है ना। तो देखो पावर किसकी इक्वल है, इलेक्ट्रिक। अब जो वर्क डन है
जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल है, अभी बताया एनर्जी के। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय में टाइम टेकन, ये भी कर सकते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिकल अगर एनर्जी निकालना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मुझे देखो ये E हम इसको मानते हैं P इज इक्वल टू E बाई टी। अगर मान लीजिए मुझे E निकालने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E निकालना है, तो E किसके इक्वल होगा, P मल्टीप्लाई T। क्या होगा, P मल्टीप्लाई T। क्लियर है, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस एक चीज को ध्यान रखना है कि जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है एनर्जी के। वर्क डन किसके इक्वल होते हैं, एनर्जी के। अब मुझे अगर एनर्जी की टर्म में पावर निकालनी हो तो मैं ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूं, है ना। और यहां भी मान लीजिए कि आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो और एनर्जी निकालनी हो, तो भी यही फॉर्मूला होगा। घुमा दीजिए दिमाग को, आपको अगर वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम दे रखा है और कह दिया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस सर्किट, तो क्या करोगे, P की वैल्यू डाल दो, कौन सी, v² बाय R। पहले इसको प्रूव करो वहां, या फिर आप वहां से पावर कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मान लीजिए उसने कहा 2 वोल्ट एंड 8 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, 2 वोल्ट मतलब कि 4 वोल्ट ले लो, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 4 का स्क्वायर क्योंकि v² है, बाय में R कितना है, 8, तो P कितना निकलेगा, 16 बाय 8, तो P इज इक्वल टू 2 वाट, ये निकलेगा। टाइम मान लीजिए देर का 10 सेकंड, एनर्जी निकलेगी ना, क्या होगा, E इज इक्वल टू 2 इंटू 10, तो कितना निकलेगा, 20 जूल। यही होगा ना, 20 जूल। क्लियर है, कोई दिक्कत है। देखो क्या है, अगर ये फॉर्मूला भी आपको न्यूमेरिकल में कहाँ हेल्प करेगा, कि मान लीजिए एनर्जी निकाल रहे हैं लेकिन हमारे पास P गिवन नहीं है, उसने हमें वोल्टेज या रेजिस्टेंस दे दिया, या फिर करंट और रेजिस्टेंस दे दिया, या वोल्टेज और करंट दे दिया। हम पहले पावर को कैलकुलेट कर लेंगे, पावर को कैलकुलेट करके हम P की वैल्यू डाल देंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इतना क्लियर है ना, तो हीटिंग इफेक्ट बड़ा इजी सा टॉपिक है। देखो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक देखो इसमें क्या कह रहे हैं, आप एक चीज देखिए, जब करंट पास होता है, सबसे पहली बात, करंट पास किस में से होता है, कंडक्टर में से। कंडक्टर में से करंट पास हो रही है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है। दो बातें होगी क्लियर, कि व्हेन करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर, तो क्या होगा, अगर लो रेजिस्टेंस वाला है तो करंट पास ही हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं। हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम पास होगा, तो वो क्या होगा, मेटल जो आपका सब्सटेंस है वो हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर या हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स हॉट। जो वायर है ना वो हॉट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, तो वो बड़ा धीरे धीरे उसमें से करंट पास हो रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का क्या रोल है, कि वो आपको कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस रोल कर रहे हैं, या कोई जो मशीनरी पार्ट्स है वो वर्क कर रहे हैं, उसी तरीके उसमें फ्रिक्शन यूजफुल है। इस तरीके से यहाँ हमारे लिए हीटिंग इफेक्ट की रेजिस्टेंस जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो उतनी पावर वहां से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। अगर हम तो हीट हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होता है, सबसे पहला टॉपिक आपने किया था वर्क डन।
W, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज निकला था तो W इज इक्वल टू था Q मल्टीप्लाई V। याद आया इलेक्ट्रिक चार्ज किसके इक्वल था, ये वही है। तो W किसके इक्वल है, Q मल्टीप्लाई V। अब ना Q की वैल्यू याद करो, इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक आया था हमारा पीछे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था बताइए, चार्ज था I मल्टीप्लाई T, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि करंट क्या था, चार्ज फ्लो फ्रॉम अ सर्किट इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, तो क्या हुआ है T, ठीक है। क्या की वैल्यू निकालनी थी तो T इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास वैल्यू निकल गई क्या की, क्या इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है बताइए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है R किसके इक्वल है, V बाय I, ठीक है। और मेरे पास अगर मैंने क्या की वैल्यू कैलकुलेट की है तो अनदर वैल्यू में कौन सी कैलकुलेट करूंगा, V की। ओम्स लॉ से V की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि I इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R। एक V की वैल्यू निकल गई, एक क्या की वैल्यू निकल गई। वर्क किसके इक्वल था, एनर्जी, तो हीट भी क्या है, एक एनर्जी है ना, वो भी तो एक एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है हीट भी। तो W को हम क्या लिख सकते हैं, H। तो ये कहते हैं वैसे W रहने दो एक बारी, I मल्टीप्लाई T, इसकी वैल्यू पुट की क्या होगी, V की वैल्यू पुट की I मल्टीप्लाई R। I और I क्या बना, I स्क्वेयर R T। W किसके इक्वल निकला, I स्क्वेयर R T। अब W जो I स्क्वेयर R T के इक्वल निकले, हमें पता है कि जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जैसे इक्वल था, तो वो हीट भी क्या है, एक एनर्जी का टाइप है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर R T, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब इसमें ना मुझे एक चीज साफ हमें दिखाई दे रही है कि जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम देम। स्क्वायर ऑफ करंट, कि एक कंडक्टर में से जितना करंट पास हो रहा है ना, उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, ठीक है। हीट प्रोड्यूस इन एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। विच टाइम, कौन सा टाइम, जिस टाइम जो टाइम करंट पास होने में लगे। ये नहीं कि सारे का सारा टाइम 10 घंटे मशीनरी बंद थी, 1 घंटा ऑन किए 11 घंटे का निकालेंगे, नहीं, वो टाइम जिसके अंदर क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, सिर्फ उतना ही टाइम। तो H क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट प्रोड्यूस्ड बाय एनी सब्सटेंस या एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इन विच करंट इज पास, जिस टाइम के अंदर करंट क्या हुआ है, पास हुआ, ठीक है। अगर हम इसका एक कोई न्यूमेरिकल देखें तो उसमें क्या होगा, अगर आपको जैसे कोई एक न्यूमेरिकल है, देखो V दे रखे मान लो 250 वोल्ट, ठीक है। I आपको कैलकुलेट करना है, R आपको दे रखा है 500 ओम। I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V बाई R, V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V कितना है 250, ये कितना है 500, ये निकल गया जी 1/2 एम्पियर, मतलब कि I की वैल्यू निकल गई 0.5, ठीक है। बट इसने हमसे पूछे है कि टोटल हीट एनर्जी बतानी है, आपने क्या बतानी है, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी के लिए H इज इक्वल टू होते हैं I स्क्वेयर R T। I जी मैंने निकाल लिया, कितना है 0.5, 0.5 का स्क्वायर, R कितना दे रखा है 500, T दे रखा है जी 10 सेकेंड, ठीक है। इनको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट पूरे को करोगे तो ये आ जाएगा 1250 जूल, H की वैल्यू आ जाएगी 1250 जूल, 1250 जूल। कैलकुलेट करोगे देखो 0.25 का स्क्वायर करोगे तो 2.5 बन जाएगा, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 125, वहां 1 0 है, ये 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना, 1 0 बची, तो 125 0, ठीक है। तो ये आपके हीट इस तरीके से न्यूमेरिकल जब आएगा ना, वो ये थोड़ी ना, वो आपको डायरेक्ट ही कह देगा जी करंट इतना चल रहे हैं,
आर की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है, हीट निकाल दो। बोर्ड पागल थोड़ी ना, बोर्ड आपसे लॉजिक पूछेगा, वो उलझाएगा, वो आपको आई नहीं दे रहा। देखो इसमें उसने एक हीट पूछी बट आई नहीं दिया, उसने आपको क्या दिया, वी। अगर मुझे वी की वैल्यू दे दी तो मैं आई निकाल सकता हूँ ओम्स लॉ से, आई निकाल दिया तो मैं एच निकाल सकता हूँ। इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपका चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट की ही। एप्लीकेशंस क्या है देखो, फर्स्ट है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है, उसमें हीटिंग इफेक्ट का क्या काम है, जैसे जैसे करंट पास होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट। इस तरीके से जो टंगस्टन मेटल है जो बल्ब में लगी होती है, बताइए उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380। देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए वो मेल्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा हाई है। इतने मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा तो क्या ये मेल्ट होगा, नहीं होगा, ये हॉट होगा। क्या होगा, ऐसे ही कह रहे हैं कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है, जैसे करंट ज्यादा आता है तो वायर मेल्ट ही हो जाती है, तो आगे का जो डोमेस्टिक सर्किट है पूरा वो क्या हो जाता है, सेफ। वो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है पूरे के पूरे डोमेस्टिक सर्किट को, किससे, किसी भी तरीके की डैमेज से, और उससे पहले फ्यूज खुद ही मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेटा आपका लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके।